हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द स्टाइक्योमेट्री एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। चलो चलते हैं कि स्टाइक्योमेट्री क्या होती है एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होता है। इसके पहले एक वीडियो में आप लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन ये पढ़ा था और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए थे। अगर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते तो उसमें आप लोगों को क्या पता चलता है कि सर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो स्टाइक्योमेट्री मतलब क्या होता है एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है। स्टाइक्योमेट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसे हम लोग कहते हैं कि दैट डील्स विद द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है, तो वी कैन से दैट कि कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसे हम लोग कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग जो कैलकुलेशंस कराते हैं उन कैलकुलेशंस को आप लोग कहते हो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। अब सर स्टाइक्योमेट्री की ज़रूरत क्या है या फिर स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप लोगों को स्टाइक्योमेट्री से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मोल्स इन्वॉल्व है एंड प्रोडक्ट कितना मोल बना, ये हम लोगों को पता चल जाता है। दूसरी चीज़ ये कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम लोग उनके मोलर मासेस के बारे में समझ सकते हैं। एंड तीसरी इंफॉर्मेशन क्या कि अगर रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व है तो वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस of reactants and the products, reactants and products means स्टाइक्योमेट्री से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं। देन उसके बाद मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कितना बनता है। सिमिलरली अगर गैसेस इन्वॉल्व होते हैं तो उनके वॉल्यूम्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन आपके सामने लिखता हूँ, सिंपल एक रिएक्शन, सपोज करिए कंबशन ऑफ मीथेन। तो कंबशन ऑफ मीथेन इस तरीके से होता है एंड हमें प्रोडक्ट मिलते हैं ये। सपोज वाटर को भी मैं लेता हूँ गैसियस स्टेट में। तो इस रिएक्शन में देखिए स्टाइक्योमेट्री ये बैलेंस इक्वेशन है क्या। पहले तो ये देखो एक कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 ही है, इसे डबल कर दीजिए। अब ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर 2 और 2 4 है, मतलब ये इतना लगेगा। चलो ये बैलेंस इक्वेशन है। अब हमने कहा कि कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो सबसे पहले मोल्स। देखिए इसका 1 मोल इन्वॉल्व हो गया, इसके 2 मोल इन्वॉल्व हो गए, इसका 1 मोल बना और इसके कितने मोल बने, 2। मतलब सर नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देन मास ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम लोग यहाँ पर मोलर मास के हिसाब से मासेस को देखें तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम। मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम। सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो ये कितना ग्राम हो गया, 64 ग्राम हो गया। इसका मोलर मास देखें तो ये होता है 44 ग्राम पर मोल। सर वाटर का होता है 18, तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना 36 ग्राम। देखिए कितना इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो अब ये देखिए गैसेस है। सर 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू व्हाट, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब इसका कितना लीटर इन्वॉल्व हो गया, 22.4। इसका डबल हो गया सर, हाँ, तो 2 × 22.4 लीटर इन्वॉल्व हो गया। इसका 1 मोल बना तो इसका कितना मोल फॉर्म हुआ, 22.4 लीटर। इसके 2 मोल बने सर, तो ये 2 × 22.4 लीटर। मीन्स ये कि आप लोगों को स्टाइक्योमेट्री से इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बराबर है। अब स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स की तरफ हम लोग चलते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स में आप लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे या किससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स ये जो बेस्ड होते हैं
ये कैसे बेस्ड होते हैं, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो इसमें समझने की कोशिश करते हैं। पहला टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ये होता है मास एंड मास रिलेशनशिप पे। मास एंड मास रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हो गया सर? तो मास एंड मास रिलेशनशिप का मतलब ये कि रिएक्टेंट का इतना मास है, रिएजेंट का इतना मास है, बताइए प्रोडक्ट का कितना मास बना। जैसे यहाँ पर अगर मास एंड मास रिलेशनशिप हम लोग अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए 64 ग्राम क्या लगा? ऑक्सीजन लगा। एंड ऐसा होने के बाद 44 ग्राम क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। एंड 36 ग्राम क्या बना? वाटर बना। ये मास एंड मास रिलेशनशिप है। सर अगर मास एंड मास रिलेशनशिप है तो मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है। आपको ये कह सकता है कि इतने मास का मीथेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम लगा, कितना वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम लग रहा है? इतना लग रहा है, बराबर है। तो ये दूसरा कैलकुलेशन क्या बन जाएगा? मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड तीसरा ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बना के रखे जा सकते हैं। देन देखते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। हम लोग कह सकते हैं दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, तो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, कुछ रूल्स फॉलो करने के समान आपको काम करना है। सबसे पहला तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिस न्यूमेरिकल के बारे में हमें पूछा है उसकी कंडीशन को समझ के उसमें जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको पहले बैलेंस फॉर्म में लाइए, मतलब रिएक्शन बराबर लिखिए, बैलेंस करिए। सेकेंड वाले स्टेप में आप लोगों को करना क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में समझ लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मास के बारे में समझ लीजिए, या फिर वॉल्यूम के बारे में समझ लीजिए। किसके? तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोग बराबर समझ लीजिए कि कितना मास, कितना मोल्स, कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है, बराबर है। एंड देन आप लोग मास एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। मास टू वॉल्यूम कितना लग रहा है या वॉल्यूम टू मास कितना लग रहा है, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मिसिंग टर्म है उसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को अप्लाई करिए, मतलब क्या? तो इसका सिंपल मतलब होता है कि सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करिए, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करने से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए क्या क्या वैल्यू लगने वाली है। कैसे सर? साबित करके दिखाओ। तो चलो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख के रखा है। क्या कहता है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ CH4 गैस। 24 ग्राम CH4 गैस आपके पास है, उसके कंबशन होने के बाद कितना CO2 बनता है एंड देन कितना वाटर बनता है, ये भी आप लोगों को फाइंड आउट करके देना है, बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें कंबशन ऑफ मीथेन आना चाहिए। मैंने कहा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन आना चाहिए। तो कंबशन ऑफ मीथेन, दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन इज रिप्रेजेंटेड एज, सोचिए जरा कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे कंबशन ऑफ मीथेन को। मीथेन क्या होता है? तो CH4 होता है, बराबर है। एंड कंबशन मीन्स व्हाट? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बर्निंग विथ ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोकार्बन की फैमिली का मेंबर है। सर हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बने होते हैं। जब भी हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं उसके अंदर का कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड हाइड्रोजन वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? वाटर के वेपर्स। तो चलो मैंने गैस ही लिख दिया। अब रिएक्शन को पहले क्या कराना है? बैलेंस कराना है। कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने हैं? तो इस साइड में 4 है और यहाँ पर कितने? 2, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाइड।
अब जरा देखिए, अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो ये 1 मोल लग रहा है, ये कितना लग रहा है 2 मोल लग रहा है, ये कितना बना 1 मोल बना, एंड ये कितना बना 2 मोल बना। ठीक है, अब अगर हम लोग गैस के हिसाब से हमें क्या निकाल के देना है, ये निकाल के देना है मासेस, कितना CO2 बनेगा और कितना वाटर बनेगा, ये आप लोगों को फाइंड आउट करके देना है। सोचिए यहाँ पर 1 मोल है, मतलब ये कितना ग्राम हो गया 16 ग्राम हो गया, इसके 2 मोल है तो ये कितना हो गया 64 ग्राम हो गया, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो गया, एंड ये कितना हो जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। अब रिएक्शन आप लोगों को ये बताती है कि जब 16 ग्राम CH4 बर्न होगा तो कितना ग्राम CO2 निकलेगा, 44 ग्राम CO2 निकलेगा, बराबर है। 16 ग्राम CH4 जब बर्न हो रहा है तो 44 ग्राम CO2 निकल रहा है, तो देयरफॉर 24 ग्राम CH4 ये जब बर्न होगा तो कितना CO2 निकलेगा, सोचिए जरा। 24 ग्राम जब CH2 बर्न होगा तो ऐसे केस में आप लोगों को कितना CO2 मिलेगा, इसके बारे में जरा सोचिए। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 24/16, मतलब 16 ग्राम बर्न होने से आप लोगों को कितना मिलता है CO2 44। तो 1 ग्राम से कितना 24/16 मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 44 करेंगे। तो अब आप लोग जरा सॉल्व करके देखिए तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर होता है 66 ग्राम ऑफ CO2। कितना निकलेगा CO2 66 ग्राम। अब यहाँ से एक और इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा है कि जब 16 ग्राम CH4 बर्न होता है तो उस टाइम पे कितना ग्राम वाटर निकलता है 36 ग्राम वाटर, बराबर है। जब 16 ग्राम CH4 बर्न हो रहा है तो उस टाइम पे 36 ग्राम वाटर निकल रहा है, सो देयरफॉर 24 ग्राम CH4 जब बर्न होगा तो कितना वाटर बनेगा, तो सर कितना वाटर बनेगा 24/16 मल्टीप्लाइड बाय 36, बराबर है। अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये बनेगा 54 ग्राम, तो 54 ग्राम ऑफ H2O बनेगा। तो क्वेश्चन का कहना सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, क्या देख कैलकुलेट करके देना था कि जब 24 ग्राम मीथेन बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, इतना बनेगा, एंड वाटर कितना बनेगा, इतना बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना है, कितना लेना है 5 ग्राम, और उसमें से कितना कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो पहले तो आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन होनी चाहिए, है ना। दैट वी कैन से दैट कि डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3 कैन बी गिवन एज। अब ये कैसे डिकम्पोज होता है, देखो डिकम्पोज मतलब हीट करके डिकम्पोज करना। जब ये डिकम्पोज होता है तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इनके मॉलिक्यूलर वेट्स के हिसाब से देखो, आपको ये पता चल रहा है कि 1 मोल ये जब डिकम्पोज होगा कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका 1 मोल बनेगा, लेकिन आपको क्या पता करके देना है कि 5 ग्राम डिकम्पोज होने के बाद कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज हो सकता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 होता है, तो ये हो जाएगा 40। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 3 × 16 ये हो जाएगा 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 100, तो ये हो गया 100 ग्राम। अब कैल्शियम ऑक्साइड को देख लीजिए, तो ये है 40 और ये है 16, ये हो जाएगा 56 ग्राम। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले लीजिए, ये देखिए दोनों साइड में मास बराबर हो गया, ठीक है। अब आप लोग जरा सोचिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड निकल रहा है 56 ग्राम। सो देयरफॉर 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से कितना कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, जरा सोचिए तो। 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग डिकम्पोज करते हैं तो उससे निकलने वाला जो वेट होगा वो वेट कितना होगा, तो सर
ये इतना हो जाएगा, देख लीजिए, हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, क्योंकि पर 100 ग्राम में से कितना निकलता है 56, तो 1 ग्राम में से कितना, इतना। अब इसे अगर हम लोग देखें तो रिलेशन क्या आ रहा है, ये 1/20 का हो रहा है, तो 56/2 दैट इज 28, और ये डेसिमल प्लेस है तो 2.8 ग्राम कितना निकलेगा, 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन at STP are required to burn completely 2.2 not 22 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। 2.2 ग्राम प्रोपेन बर्न करने के लिए कितने लीटर्स ऑक्सीजन के लगते हैं, ये आप लोगों को साबित करके देना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा उसके लिए सॉल्व करेंगे। कंबस्शन ऑफ प्रोपेन कैसे देंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को कंबस्शन ऑफ प्रोपेन आना चाहिए, दैट इज कंबस्शन ऑफ प्रोपेन इज गिवन एज, कैसे प्रोपेन बर्न होगा, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है C3H8 एंड कंबस्शन मीन्स ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करिए। मैंने बताया आपको कि ये हाइड्रोकार्बन है, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, तो इट विल गिव थ्राइस ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन है उसके हिसाब से देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 8, यहाँ पर कितने 2, ये हो गया 4 से मल्टीप्लाई। नाउ ऑक्सीजन कितना लगा, तो 3 2 6, 3 2 6 यहाँ पर एंड दिस इज 4, तो इसका मतलब सर 10 एटम्स, ठीक है, 10 एटम्स मतलब कितने मोल्स, 5 मोल्स। अब जरा यहाँ पे देखो, ये 1 मोल है, ये 5 मोल्स है, ये 3 मोल्स है, एंड देन उसके बाद आप लोगों को पता चल रहा है कि 4 मोल क्या बनता है, वाटर बनता है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखें तो ये है 1 मोल, ये है 5 मोल, ठीक है। आपको ऑक्सीजन निकालना है तो उसके बारे में छोड़ दीजिए अभी। तो ये 1 मोल कितना हो गया, 3 कार्बन मतलब कितना वेट 36 एंड ये 8 दैट इज 44 ग्राम। तो इसका मतलब ये कि 44 ग्राम प्रोपेन, 44 ग्राम प्रोपेन जब बर्न होता है तो आप लोगों को 5 मोल ऑक्सीजन के लगते हैं, 5 मोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 × 22.4, क्यों, क्योंकि 1 मोल मतलब कितना लीटर होता है 22.4, तो 5 मोल उसके 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 112 लीटर। देखिए 44 ग्राम प्रोपेन को बर्न करने के लिए 112 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, बराबर है। सो देयरफॉर 2.2 ग्राम प्रोपेन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 44 ग्राम के लिए 112 लीटर, तो फिर 2.2 के लिए कितना, तो सर 112 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 करिए, तो इसे कैलकुलेट, इसे जब कैलकुलेट करके देखें तो आंसर आपको मिलेगा 5.6 लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.2 ग्राम प्रोपेन को बर्न करने के लिए हमें कितना लीटर ऑक्सीजन लगेगा, 5.6 लीटर ऑक्सीजन लगेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ जिंक, आपके पास जिंक का एक टुकड़ा है वेइंग, जिसका वेट कितना है 0.635 ग्राम, when treated with excess of dilute H2SO4 liberated 200 centimeter cube of hydrogen at STP. कैलकुलेट द प्योरिटी ऑफ जिंक सैंपल, आपको जिंक सैंपल की प्योरिटी निकाल के देना है। लेकिन पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कैसे होगी, बराबर है। तो वी कैन से दैट द बैलेंस इक्वेशन कैन बी गिवन एज, कैसे रिएक्शन होती है जरा देखिए। जिंक की रिएक्शन आपको किसके साथ करके देनी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है जिंक सल्फेट, एंड यहाँ से कौन निकलने वाली है, हाइड्रोजन की गैस, राइट। क्वेश्चन में दिया है कि जिंक की रिएक्शन अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करे तो हाइड्रोजन निकलेगा। अब जरा देखिए, ये है 1 मोल जिंक, 1 मोल जिंक जब रिएक्ट कर जाता है कंप्लीटली तो 1 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है। 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या,
तो 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब होता है 22.4 लीटर, बराबर है 22.4 लीटर। एंड अगर जिंक के वेट की अगर हम लोग बात करते हैं, जिंक का 1 मोल का वेट अगर देखते हैं तो ये होता है 65 ग्राम। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 65 ग्राम है, और यू कैन से कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको जिंक कितना ज़रूरी पड़ रहा है, 65 ग्राम। सो देयरफॉर 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब देखिए ये लीटर में है तो ये हो जाएगा 0.2 लीटर। तो 0.2 लीटर के लिए कितने जिंक की ज़रूरत पड़ेगी, आएगा सोचिए तो, दैट इज 65 ग्राम पर लीटर। मतलब ये कि 22.4 लीटर के लिए आप लोगों को कितना हाइड्रोजन, कितना जिंक लग रहा था, 65। तो इसका मतलब ये कि 0.2 लीटर के लिए कितना लगेगा, तो सर पर लीटर निकालते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर देते हैं। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो ये आएगा 0.58 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपको कहता है कि प्यूरिटी क्या होगी। अब प्यूरिटी कैसे निकालते हैं, देखिए प्यूरिटी ऑफ जिंक, आप लोगों को कितना जिंक लगा, 0.58 ग्राम, ठीक है। लेकिन आपके पास कितना दिया है, तो 0.635 दिया है। इसका मतलब ये कि सर 0.635 के अंदर से कितना जिंक रिएक्ट कर गया, 58, तो उतना जिंक है। हाँ, तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे अगर आप लोग देखें तो ये होता है 91.33%। तो जिंक की प्यूरिटी कितनी है, 91.33% है, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.25 मोल ऑफ मीथेन एट STP। 0.25 मोल मीथेन का बर्न कराने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है, ये निकाल के दो। तो कंबशन ऑफ मीथेन कैसे रिप्रेजेंट करते हो, द कंबशन ऑफ मीथेन, द कंबशन ऑफ CH4 is given as CH4 गैस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के साथ हमने ये रिएक्शन देखी है, आपको कंबशन मिलेगा कुछ ऐसे, CO2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गैस। चलो ये है। अब यहाँ देखिए ये है 1 मोल, ठीक है, एंड ये कितना लग रहा है, 1 मोल, मतलब कितना, 22.4 लीटर, राइट। सो यू विल ऑब्जर्व कि 1 मोल के लिए कितना लग रहा है, 22.4 लीटर। सो देयरफॉर 0.25 मोल ऑफ CH4, इसके लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा जरा सोचिए। तो 22.4 पर मोल, 1 मोल के लिए लग रहा है, तो फिर इसके लिए कितना, मल्टीप्लाइड बाय 0.25, बराबर है 0.25 करके देखिए ये कितना आ जाएगा, 5.6 लीटर। 5.6 लीटर ऑक्सीजन लगेगा किसके लिए, 0.25 मोल मीथेन को कंबस्ट करने के लिए लगेगा। अब ये भी एक क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन ऑफ 0.25 DM³ ऑफ इथाइन। 0.25 DM³ ऑफ इथाइन को हाइड्रोजिनेट करने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है, ये आप लोगों को पूछा है, राइट। देखते हैं अब हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन दैट इज C2H2 इज गिवन एज, कैसे हाइड्रोजिनेशन देते हैं, देखो C2H2 ये है गैस, एंड इसका हाइड्रोजिनेशन, जब कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है C2H6 गैस दैट इज इथेन। अब यहाँ देखिए आप लोगों को 1 मोल दिख रहा है, दिख रहा है 1 मोल, ये कितना दिख रहा है, 2 मोल, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 22.4 लीटर हो गया, 22.4 लीटर। ये कितना हो गया, तो 2 × 24 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। अब आपको कहता है कि 0.25 DM³ मतलब 0.25 लीटर के लिए कितना,
अरे तो 22.4 लीटर के लिए इतना, सो देयरफॉर 0.25 dm³ ऑफ C2H2 इसके लिए कितना लगेगा, जरा आप लोग सोचिए, तो सोचिए जरा कितना लगेगा सर। 22.4 लीटर के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है, 44.8। सो देयरफॉर 0.2 के लिए कितना लगेगा, तो ये लगेगा 4.8 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 लगेगा। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन तो 2 का आ रहा है, तो इसका डबल कर दीजिए 0.5 dm³ मतलब 0.5 लीटर। तो इतने इथाइन का हाइड्रोजिनेशन करने के लिए कितना हाइड्रोजन लगने वाला है, 0.5 लीटर लगेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, राइट। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो पहला सॉल्व करते हैं। कंबस्शन दिखा रहा है ना, कंबस्शन किसका, कार्बन का। तो कार्बन का कंबस्शन कैसे होता है, ऐसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कहता है। तो हाउ अमाउंट मतलब मोल्स या फिर मास, तो यहाँ पर देखिए ये 1 मोल है, ये भी कितना है 1 मोल, और ये कितना बना 1 मोल, दैट इज 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, एंड ये कितना बना 44 ग्राम CO2। तो जब 1 मोल कार्बन बर्न होगा, 1 मोल कार्बन का कंबस्शन होगा, तो CO2 जो रहेगा, ये CO2 कितना बनेगा 44 ग्राम ऑफ CO2, जिसे हम लोग कह सकते हैं 1 मोल ऑफ CO2 बनेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड के केस में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ही बना के देना है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन करके क्या बना के देना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको ये पता है कि इसका 12 ग्राम, तो इसका कितना ग्राम लग रहा है 32 ग्राम। ठीक है, ये कितना बनता है 44 ग्राम। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन जब बर्न हुआ, 32 ग्राम ऑक्सीजन लगा, तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना 44 ग्राम। सो देयरफॉर 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसके लिए कितना लगेगा, तो 44/32 इंटू 16, ये हो गया 1/2, दैट इज 22 ग्राम, बराबर है। मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर यूज़ करते हैं तो 22 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब थर्ड वाली केस को देखिए, थर्ड वाली केस में भी आपको यही रिएक्शन की स्टडी करानी है। क्या कहता है अब, 2 मोल कार्बन जब बर्न होगा कितने ऑक्सीजन के साथ, 16 ग्राम के साथ, तो कितना CO2 निकलेगा। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 1 मोल की क्वांटिटी है, यहाँ पर ये 2 मोल की क्वांटिटी, सॉरी 1 मोल की क्वांटिटी है, बराबर है, ये है 1 मोल, एंड यहाँ पर ये कितना बनता है 1 मोल। अब 16 ग्राम, यहाँ पर देखिए 32 ग्राम जब बर्न होगा ऑक्सीजन, तब CO2 कितना बनेगा 44 ग्राम बनेगा, 44 ग्राम CO2। लेकिन यहाँ पर भी कितना यूज़ किया है ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जब बर्न होगा, तो इन दैट केस आप लोग समझ सकते हैं कि 22 ग्राम ऑफ CO2 निकलेगा, बराबर है। अगर नंबर ऑफ मोल्स में पूछा है तो इन्हें आप लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। अब इस बड़े से क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, द आवरली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 34 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज आर बर्न्ड इन हिज बॉडी। मीन्स 1 आवर में जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एस्ट्रोनॉट के लिए, वो हमें कैसे मिल रही है, 34 ग्राम सुक्रोज से मिल रही है। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू कैरी आउट इन स्पेस कैप्सूल टू मीट हिज रिक्वायरमेंट फॉर 1 डे। तो 1 दिन का रिक्वायरमेंट जितना भी है एनर्जी का, उसे कैरी आउट करने के लिए हमें कितना ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स। तो पहले तो आप लोगों को कंबशन ऑफ सुक्रोज दिखाते आना चाहिए, बराबर है। कंबशन ऑफ सुक्रोज इज गिवन एज, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है
C12H22O11 एंड जब इसे आप लोग कंबस्ट करोगे मीन्स ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ पर बनता है 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 11 मोल्स ऑफ H2O एंड यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर देखें तो ये 11 है एंड 11 टू का 12 टू का 24 35 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लोगों को इतने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए इसका 1 मोल, इसका मोलर मास निकालिए तो इसका मोलर मास, अब कार्बन का 12 एटम प्रेजेंट है, सो देयरफॉर इन सब के एटॉमिक वेट का सम करके मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये होता है 342 एंड इसका आएगा 12 इंटू 32 दैट इज 384 ग्राम। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या ये हमें ऐसा दिखा रहा है 342 ग्राम सुक्रोज जब बर्न होगा तो 384 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, बराबर है ना। 342 ग्राम सुक्रोज जब बर्न होगा तो उसे बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 384 ग्राम लग रहा है। सो देयरफॉर 34 ग्राम सुक्रोज के लिए कितना लगेगा, 34 ग्राम सुक्रोज के लिए कितना लगेगा, तो 384 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाइड बाय 34 लगेगा। देखिए इसका आंसर कितना आता है, ये आता है 19.1754 ग्राम। ठीक, ये इतना आता है। अब देखिए आप लोगों को क्या मिल गया, दी आवरली रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। एक आवर में 34 ग्राम सुक्रोज बर्न होता है, ठीक है, और उसे बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा, 19.1754 ग्राम, 19.1754 ग्राम। द आवरली रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ये कितना हो गया, 19.1754 ग्राम। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर डे, एक दिन में कितना, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 19.1754 करके देखिए तो कितना ग्राम ऑक्सीजन की, मतलब ये कि पर डे आप लोगों को इतना ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, उसके हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा एक दिन के लिए।